हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कोरोना महामारी ने हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनी आगोश में लिया हुआ है। ऐसी स्थिति में इससे बचने का केवल एक ही हमारे पास साधन है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और अपने देश के प्रति एक जिम्मेदारी समझते हुए जो भी हमें निर्देश मिलते हैं उनका पालन करें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो बच्चों, इसी क्रम में हम आज 8वां लेक्चर पढ़ रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग मेरे लेक्चर से लाभान्वित हो रहे होंगे और उनको अपने YouTube चैनल में देख रहे होंगे और जो भी WhatsApp ग्रुप में आपके नोट्स भेज जा रहे हैं उनको आप समय पर पूरा कर रहे होंगे, क्योंकि यही एक पढ़ाई का माध्यम रह गया है। विद्यालय कब खुलेंगे इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। अभी स्थिति कैसी होती है, अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ है कि जो आपका लॉकडाउन है वह 17 मई तक फिर बढ़ा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा अगला जो लेक्चर है वह है राष्ट्रीय आय की विभिन्न संकल्पनाएं और उनके अंतर संबंध। राष्ट्रीय आय का जब हम अध्ययन करते हैं तो अनेक शब्द या संकल्पनाएं ऐसी मिलेंगी जो आपने अभी तक सुनी नहीं होंगी या सुनी होंगी, उनके बारे में जानकारी नहीं होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो भी शब्द जब आएगा उसकी हम व्याख्या करते रहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाजार कीमत पर जो आपकी सकल घरेलू उत्पाद है, यहाँ शॉर्ट में लिखा है हमने जीडीपी मार्केट प्राइस। ये एमपी मार्केट प्राइस, यहाँ पर देखिए ये मैंने इसके संकेत लिखे हैं। पी जहाँ होगा प्रोडक्शन, जी सकल ग्रॉस दिखाएगा, डी घरेलू उत्पाद जो डोमेस्टिक है, एन शुद्ध दिखाएगा और एन राष्ट्रीय। यहाँ एनएनपी है, ध्यान देंगे नेट नेशनल है, ये एनएनपी नेट नेशनल है और शुद्ध राष्ट्रीय है। एमपी बाजार कीमत, अभी व्याख्या करेंगे बाजार कीमत क्या होती है और साधन लागत क्या होती है, एफसी फैक्टर कॉस्ट। एनएफआई ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे इसको। डिप्रिसिएशन मूल्य ह्रास, इसको हम पढ़ेंगे क्या है, और एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो हम जैसे जैसे शब्द आएंगे उनको हम पढ़ते रहेंगे। जैसे बाजार कीमत, सबसे पहले हम समझे साधन लागत, क्योंकि यहाँ हम हर पॉइंट में एमपी और एफसी आया है। देखिए इस साइड एमपी है सारे और इस साइड सब एफसी हैं और ये एफसी और ये एमपी है। तो ये एमपी और एफसी का अंतर समझे पहले। फैक्टर कॉस्ट जो आपका एफसी है जिसे कहते हैं साधन लागत। कल हमने उत्पादन के साधन पढ़े थे। उत्पादन के साधन जो 4 साधन हैं उन साधनों का जो पारितोषिक हम उत्पादक को देना पड़ता है उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। अर्थात एक वस्तु के उत्पादन में जो लागत लगती है उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहेंगे, साधन लागत कहेंगे। अब उसके साथ हमारा बाजार कीमत है एमपी। एमपी मतलब बाजार कीमत, क्योंकि जिस लागत पर वस्तु का उत्पादन हुआ है उसी लागत पर बाजार में वस्तु नहीं बिकती है। उसमें टैक्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर जो व्यय होता है, अनेक ऊपर के खर्चे होते हैं। तो उसको हम जिस कीमत पर वस्तु बाजार में बिकेगी उसको हम बाजार कीमत कहेंगे। साधन लागत, ये समझिए कि लागत और कीमत में अंतर जो है, वही जो लागत है वो साधन लागत है, जो कीमत है वो बाजार कीमत है। लागत क्या थी, जिस वस्तु के उत्पादन में जो व्यय हो रहा है वह लागत है, साधन लागत है, क्योंकि साधनों को पारितोषिक देना पड़ रहा है। और जब वस्तु को हम बाजार में बेच रहे हैं वह मूल्य हमेशा लगभग अधिक होता है, उसको हम बाजार कीमत कहते हैं। जो फैक्ट्री से यहाँ लाने में ट्रांसपोर्टेशन का है, जो आपके अप्रत्यक्ष कर हैं, अन्य जो ऊपरी खर्चे हैं, वह सब जुड़ करके बाजार कीमत बनती है। अगला आपका है मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन। इसमें देखिए मूल्य ह्रास का मतलब होता है जैसे एक फैक्ट्री खोली, उसने जैसे उस फैक्ट्री में जो गिसावट व्यय है, गिसावट व्यय भी कहते हैं उसको हम। जैसे इस प्रकार से इसमें आएगा कि माना किसी व्यक्ति ने एक कार खरीदी, तो उस कार को खरीदने के बाद जब वो चाहता है कि माना 5 लाख की कार खरीदी है तो 2 महीने बाद बेचना चाहता है तो 5 लाख में नहीं बिकती है, तो उसको हम जो या 1 साल बाद उसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी, अगले साल और कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें उसके टायर घिसेंगे, उसका इंजन घिसेगा, उसमें और भी कुछ चीज़ें परेशानी हो सकती है। तो सामान्य अर्थ में उसको हम घिसावट व्यय कहते हैं। अगर हम उद्योगों के संबंध में देखें तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। सामान्य टूट फूट, मतलब जैसे मशीनों को टूट फूट हो गई कोई, या अप्रचलन इसमें आता है, जैसे पड़ी रखी हमने मशीन चलाई नहीं तो पुरानी हो गई,
कुछ आउटडेटेड हो गई, कोई माना टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, वह सब इसमें आएगा। और मशीनों की आकस्मिक हानि, कभी टूट फूट हो गई या कभी कोई दुर्घटना हो गई, उस हिसाब से भी इसको हम जो घटेगा एक वर्ष में उसको हम मूल्य ह्रास कहेंगे, डिप्रिसिएशन कहेंगे। अब अगला आया एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जो अभी हम जब बजट पढ़ेंगे उसमें कर के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे। इतना समझिए, कर दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर हैं जो कर जिस पर लगाए जाते हैं अंतिम रूप से वह नहीं देता, बल्कि कोई और अन्य व्यक्ति उस कर को देता है। माना हमने कहा अभी साधन लागत बाजार कीमत, एक कार का उत्पादन हुआ फैक्ट्री में, माना 2 लाख में उत्पादन हुआ, उसमें 50,000 जो टैक्स लगा, हम जो उस कार का उपभोक्ता हुआ, जो लास्ट में ग्राहक उसको खरीदेगा, उस 50,000 का भुगतान वह करेगा, उसको अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। जो कर एक दूसरे व्यक्ति पर टाले जा सकते हैं, बिक्री कर इसमें आता है। अब तो जीएसटी को पूरा अप्रत्यक्ष कर के अंदर सब ले लिया गया है, जीएसटी तो वो दिखता नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष करते हैं। और हर उपभोक्ता हर वस्तु पर अप्रत्यक्ष कर देता है। अब शुद्ध क्यों कहा? क्योंकि जो कुछ आवश्यक वस्तुएं होती हैं, सरकार उनकी कीमतें कम करती है। जैसे हम देखते हैं गैस खरीदते हैं, तो गैस का हमने माना 900 रुपये दिया, उसमें से 200 रुपया कुछ पैसा या कुछ रुपया हमारे खाते में वापस आता है, जिसको हम सब्सिडी वापस आना कहते हैं। सब्सिडी का मतलब होता है कि ऐसा जो खर्चा है जो सरकार द्वारा वहन किया जाता है कुछ आवश्यक वस्तुओं पर। सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के जो मूल्य है उसको सभी की पहुंच बनाने के लिए कुछ व्यय सरकार द्वारा किया जाता है उस वस्तु पर, उसको हम कहते हैं सब्सिडी। सब्सिडी एक शब्द यहां आएगा, सब्सिडी। और सब्सिडी जो आपके टैक्स हैं, जो अप्रत्यक्ष कर हैं, उसमें अगर हम सब्सिडी घटा देंगे तब जाके शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मिलेगा। ठीक है, माना अप्रत्यक्ष कर हो गए 20 रुपया, माना किसी वस्तु का उत्पादन था 200 रुपया, उसमें टैक्स लगा 50 रुपया, 250 हो गया, सरकार ने सब्सिडी दे दी उसमें 20 रुपया, तो 230 रुपये बिक रहा है। तो अप्रत्यक्ष कर 50 रुपया था, सब्सिडी घट गई, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो आया 30 रुपया, तो वो आपका एनआईटी हम शॉर्ट में कहेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम देखते हैं एक शब्द यहां रह गया था, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वर्तमान में सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं, हर देश में हर देश के नागरिक कार्य कर रहे हैं, हर देश की फैक्ट्रीज वहां कार्य कर रही हैं। तो अब उन नेट का मतलब कि जैसे माना हमारे देश के नागरिक विदेशों में काम कर रहे हैं, वहां से अपनी आय कमा करके हमारे देश में भेज रहे हैं, तो वो आया। और कुछ विदेशी नागरिक भी हमारे देश में कार्य कर रहे हैं, वह अपने देश को यहां से कमा करके पैसा भेजते हैं, ले जाते हैं, तो उनका अंतर होता है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो उत्पादन के साधन दूसरे देशों के कार्य कर रहे हैं अपने देश में, उनके जो लेन देन होता है, हमारे देश के बाहर काम कर रहे हैं, विदेशों के यहाँ काम कर रहे हैं, उनके अंतर को हम कहेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अर्थात विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जो साधन है उत्पादन के, विदेशों में कार्य कर रहे हैं, वहां से उन्हें भेजा, कुछ विदेशी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें अपने देश भेजा, उसका अंतर एनएफआईए होगा। तो ये इसकी जो सामान्य टर्मिनोलॉजी थी ये थी, और बीच में जो भी आएंगे हम पढ़ते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे। अब इसमें सबसे पहला है जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। इनको शॉर्ट में भी याद रखने तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी। ये हो गया आपका बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अब ये क्या है? ठीक है, एक देश के नागरिक या एक देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन एक लेखा वर्ष में जितनी समस्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उनके बाजार मूल्य को हम जीडीपीएमपी या बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। या हम कहते हैं एक देश के सामान्य नागरिक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उनका जो बाजार मूल्य होगा उसको हम जीडीपीएमपी कहेंगे। जीडीपीएमपी क्लियर हो गया। अब एनडीपीएमपी क्या है? जी की जगह हमने एन कर दिया, अर्थात नेट कर दिया। ये सकल था, ये शुद्ध है, अर्थात इसमें से मूल्य ह्रास घट गया।
जो ऊपरी व्यय था, जो टूट फूट थी, जितनी मशीनें घिसावट हो रही है, जितनी मशीनें टूट फूट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो एनडीपीएमपी क्या हो जाएगा, या तो हम सीधा कहें कि जीडीपीएमपी में से मूल्य ह्रास घटा दें तो एनडीपीएमपी प्राप्त होता है, या हम इसी को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक देश की सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, एक लेखा वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन के बाजार मूल्य से अगर हम मूल्य ह्रास घटा दें, टूट फूट का व्यय घटा दें या गिरावट व्यय घटा दें, तो हमें एनडीपीएमपी अर्थात बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़े, एनएनपीएमपी नेट नेशनल इनकम मार्केट प्राइस। अब डी से हमें एन पर आना है, एनएनपीएमपी शुद्ध, क्यों शुद्ध में थे हम, इस घरेलू को राष्ट्रीय बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे देश की सीमा के अंदर उत्पादन था, देश की सीमा के अंदर उत्पादन था और विदेशों से कितना आया, विदेशों कितना गया, उसका जो अंतर है यहाँ प्लस कर देंगे तो वो राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। उसको हम कहेंगे एनएनपीएमपी, अर्थात एक लेखा वर्ष में एक देश के समस्त नागरिक, जो आपके निवासी गैर निवासी सभी हैं, उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य जिसमें से घिसावट व्यय घटा दी जाती है, उसको हम कहेंगे एनएनपीएमपी। अर्थात इसमें हमने एनएफआईए जोड़ दिया, या तो हम कहें एक देश के नागरिक अपने देश की सीमा के अंतर्गत या विदेशों से प्राप्त जितना भी शुद्ध साधन आय है उसके योग को हम एनएनपीएमपी कहेंगे। अब हम देखें यहाँ जीएनपीएमपी, हम जीडीपी से आगे बढ़े, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। इसी में हम इसमें से क्या करते हैं, एनएफआईए जोड़ दें। जैसे हमने यहाँ एनएफआईए जोड़ा था, नेट के बाद नेट में इस डी को एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन जोड़ा था, उसी प्रकार से यहाँ भी हम इसको जोड़ दें तो जीडीपीएमपी में जोड़ा जीएनपीएमपी बन गया। और इसके बाद है अगला जीएनपीएफसी। अब फैक्टर कॉस्ट हो जा रहे हैं हम, हमारा जितना भी बाजार कीमत पर चार हमारे पास ये चार फैक्टर थे, ये क्लियर हो गए हैं। जीडीपीएमपी में से हमने मूल्य ह्रास घटा दिया, एनडीपीएमपी आया था, शकल में से मूल्य ह्रास घटाया तो शुद्ध घरेलू उत्पाद आया, शुद्ध घरेलू उत्पाद आया। और शुद्ध घरेलू उत्पाद में हमने एनएफआईए जोड़ दिया, विदेशों से जो हमें साधन आय मिली है उसको जोड़ दिया तो हमारा एनएनपीएमपी आ गया। एनएनपीएमपी, या हम कहें कि जीडीपीएमपी में हमने एनएफआईए जोड़ दिया तो जीएनपीएमपी हो गया, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। अब हम जा रहे हैं एफसी, फैक्टर कॉस्ट की ओर। अब ध्यान दीजिए फैक्टर कॉस्ट में क्या घट रहा है, एनआईटी सेम वही होगा। देखिए जीएनपीएमपी जीएनपीएफसी, अंतर क्या है, एनआईटी का नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हैं उनको घटा देंगे जीएनपीएमपी में से तो जीएनपीएफसी फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। अब जीएनपीएफसी फैक्टर कॉस्ट में हम एनएफआईए जोड़ दें तो हमारा क्या मिला, जीडीपीएफसी मिला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट मिला, क्योंकि हमने जीएनपीएमपी में एनएफआईए घटा दिया है। हम राष्ट्रीय में से एनएफआईए जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे तो जीडीपीएमपी होगा, जीडीपी होगा। अगर जीडीपी में एनएफआईए जोड़ेंगे तो जीएनपी हो जाएगा। यहां पर घटेगा, नीचे आ रहा है एनपी का, जो राष्ट्रीय का घरेलू हो रहा है तो एनएफआईए घट जाएगा, जो हमारे देश की सीमा के अंदर है उसी का हम हिसाब लगा रहे हैं अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपी जो जीडीपीएफसी था वो एनडीपीएफसी कैसे होगा, जो डिप्रिसिएशन घट जाएंगी, ग्रॉस में से हमने मूल्य ह्रास घटा दिया तो एनडीपी अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गया। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हमने एनएफआईए जोड़ दिया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ दिया तो एनएनपीएफसी मिला, अर्थात नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं सामान्यतः, यही राष्ट्रीय आय है। या यहां से हम चले एनएनपीएमपी में से हमने एनआईटी जोड़ दिया तो भी एनएनपीएफसी में पहुंचे, क्योंकि एनआईटी जोड़ेंगे एमपी का एफसी होगा। अब और भी तरीके हैं इसके, अगर हम जीडीपीएमपी में से थे
डायरेक्ट हमने जीडीपी एफसी निकालना है तो एनआईटी घट जाएगा, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। बाजार कीमत से हमने साधन लागत निकालनी है तो बाजार कीमत से एनआईटी घटेगा। अगर इधर को आना है, हमने यहां को आना है तो प्लस एनआईटी करेंगे। इसी प्रकार से जहां भी उल्टा चलना होगा वो प्लस जगह उल्टा चलने भी। जैसे हमने कहा कि जीएनपी एमपी हमारे पास है, उसका हमने जीडीपी एमपी करना है तो हम एनएफआईए को माइनस करेंगे। उल्टा जब चलना है तो जितने भी उल्टा हो जाएगा। देखिए यहां से एनडीपी एमपी था, यहां से हमने एनडीपी एफसी करना था तो एनआईटी को घटा दिया। वही जो बात जो हम ऊपर कहे थे ये हो गया। इसी प्रकार से जीएनपी एमपी में है, उससे हमने एनएनपी एमपी करना है तो इसमें डिप्रिसिएशन, इस जी को कम करने के लिए डिप्रिसिएशन कर दिया। इसी प्रकार से जीएनपी एफसी से एनएनपी एफसी के लिए हमने डिप्रिसिएशन घटा दिया। तो अब दो तीन बातें ध्यान देंगे इसमें कि किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन क्या है, अगर एमपी को एफसी करना है अर्थात एमपी और एफसी का जो अंतर है वो क्या होना है, एमपी और एफसी का अंतर होना है, एमपी और एफसी का जो अंतर होगा वह होगा आपका एनआईटी। बाजार कीमत अधिक होती है, फैक्टर कॉस्ट कम होती है, तो बाजार कीमत में से फैक्टर कॉस्ट घटाएंगे तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, या हम कहें कि हमने एफसी निकालना है तो इसको हटा देंगे बाजार कीमत में से, या हमने एमपी निकालने से जोड़ देंगे बाजार कीमत में, साधन लागत में। साधन लागत में हमने नेट जोड़ा तो बाजार कीमत निकल जाएगी। ये अंतर हुआ पहली बात। दूसरा ग्रॉस का बनाना हमने नेट। ग्रॉस का मतलब जितना उसके पास कुल उत्पादन हुआ। जैसे हम कह सकते हैं कि एक दुकानदार की जो बिक्री है वह 10,000 रुपया प्रतिदिन की है, वो ग्रॉस है। अब उसमें से उसका जो उसने कमाया है 10,000 रुपया, बड़ा दुकानदार कोई है, माना हम छोटा, हमने तो 1,000 रुपया ले, माना एक दुकानदार कहते हैं एक दिन में 1,000 रुपया कमा रहा है। इसका मतलब उसका जो उन वस्तुओं को बेच रहा है और जो उनका वस्तु का क्रय मूल्य था और जो विक्रय मूल्य था उसका अंतर 1,000 रुपये एक दिन में आ रहा है। अब उसमें से हम देखेंगे कि दुकानदार का जो उसने बिजली में जो टूट फूट हुई, दुकान की जो टैक्स दिया, जो अन्य चीज़ें उसमें दी हुई हैं, जो घिसावट व्यय उसकी हो रही है, या जो दिन भर वहाँ बैठा हुआ है उसका तो निकालेंगे, तब वो कहेंगे कि वो आपका नेट तब निकलेगा। नेट माना उसका तब कहेंगे उसका 800 है। हमेशा ग्रॉस से नेट क्या होगा, कम होगा, जो उसकी घिसावट व्यय खत्म हो जाएंगे। अब हम देखें एमपी का एफसी अंतर जो आपका है वो आपका एनआईटी है, और यहाँ पर जो ग्रॉस और नेट का जो अंतर है वो डिप्रिसिएशन है। अब देखें इस जी का एन बनाने के लिए हमने डिप्रिसिएशन किया, इस डी का एन बनाने के लिए ये कौन है, डोमेस्टिक है। इस डोमेस्टिक को हमने बनाना है राष्ट्रीय, नेशनल बनाना है। घरेलू को राष्ट्रीय बनाने के लिए डोमेस्टिक अर्थात घरेलू और जो नेशनल है, राष्ट्रीय है, उसका जो अंतर होता है एनएफआईए होता है। घरेलू में अगर हम एनएफआईए जोड़ देंगे तो हमारा राष्ट्रीय आय मिलेगा। अब अगला डिप्रिसिएशन हो गया, एनएफआईए हो गया, एनआईटी हो गया। बस यही अंतर है इनमें जो करने हैं हमने। हमारा जब हम गणना करेंगे उस समय फिर और देखेंगे इनका, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें सब क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे कि जीडीपी, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जीडीपी एमपी क्या है। एक चीज को पकड़ लें तो सारे आपके समझ में आ जाएंगे। एक लेखा वर्ष में किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों द्वारा जितनी समस्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके बाजार मूल्य को जीडीपी एमपी कहते हैं। और एनएफआईए क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है। जो हमारे देश के नागरिक विदेशों में काम कर रहे हैं उनने अपने देश को कमा करके भेजा वहां से, और जो विदेशी लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं उनने अपने देश को यहाँ से भेजा। उसका जो अंतर है वो एनएफआईए है। एनआईटी क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। यह आपका बाजार कीमत और साधन लागत के अंतर है। साधन लागत किसी वस्तु के उत्पादन में जो खर्च हो रहा है वो साधन लागत है, और जितने बाजार में मिल रही है वह बाजार कीमत है। अब साधन लागत में हम एनआईटी जोड़ देंगे तो बाजार कीमत मिलेगी। मैंने कहा उल्टा चलना होगा तो हम चिन्ह भी उल्टा करना पड़ेगा। अगला आपका डिप्रिसिएशन है, घिसावट, जो शुद्ध और सकल का अंतर होता है। शुद्ध और सकल का अंतर क्या है, सकल का मतलब जो उसको कुल बचा है उसके पास, शुद्ध का मतलब उसमें जो उसका घिसावट व्यय है, मशीनों टूट फूट है, जो आकस्मिक व्यय उसके हो रहे हैं उनको हटा देंगे तो वो आपका बनेगा फिर शुद्ध।
शुद्ध और सकल का अंतर बना घिसावट व्यय। और यहां पर जो अगला आपका है, तीन चीजें विशेष हैं इसमें, एनआईटी, एनएफआईए और डिप्रिसिएशन। एनआईटी मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, और डिप्रिसिएशन है आपका घिसावट व्यय। डिप्रिसिएशन जब अंतर होगा वह इस ग्रॉस अर्थात सकल और नेट का अंतर डिप्रिसिएशन होगा। अगर हम बात करेंगे घरेलू और राष्ट्रीय की, इस जी और डी का अंतर होगा एनएफआईए होगा इसका अंतर, घरेलू और राष्ट्रीय का अंतर। और अब बात करें एफसीएमपी का, इसका जो अंतर होगा वह एनआईटी होगा। एनआईटी में अब जब हम एनआईटी करते हैं उसमें ध्यान देते हैं कि सरकार ने अगर सब्सिडी दी है तो सब्सिडी और अप्रत्यक्ष कर का अंतर ही एनआईटी होगा, तब शुद्ध एनआईटी लिखा उसमें। ये चीजें थी जो हमने राष्ट्रीय आय के अंतर्गत पढ़नी थी। इसके बाद राष्ट्रीय आय में और भी चीजें हम पढ़ेंगे जब राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे इसी में, लेकिन एक दो पॉइंट इसमें और रह गए हैं। जब प्रश्न आते हैं कि निजी आय क्या है या व्यक्तिगत आय क्या है या जो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय या निजी आय या व्यक्तिगत आय। देखिए जैसे आपका निजी आय है, निजी आय को हम परिभाषित कर सकते हैं, निजी आय या प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम अर्थात निजी आय वह आय है जो निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली साधन आय तथा निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली साधन आय तथा सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण तथा राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज का योग है, वो निजी आय है। निजी आय को फिर समझेंगे, जैसे जितने भी निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, उनके जो आय होगी उसको हम निजी आय कहेंगे। निजी आय में आपका जो पॉइंट आएंगे उनको देखेंगे निजी आय के अंतर्गत। जैसे निजी आय में आएगा घरेलू क्षेत्र को उत्पादन से कितनी प्राप्त आय हुई है, या फिर विदेशों से शुद्ध साधन आय कितनी है, और सरकार से चालू हस्तांतरण कितना है, विदेशों से चालू हस्तांतरण कितना है, और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज कितना है। एक शब्द आया चालू हस्तांतरण या हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। अभी एक शब्द यहां और आएगा हस्तांतरण भुगतान, यह भी सरकार द्वारा सहायता है। ये कौन सी सहायता है? एक सहायता थी जिसको सहायकी या सब्सिडी कहते थे हम, उसको सब जानते हैं आप लोग, सहायकी या सब्सिडी हम कहते हैं इसको, सहायकी या सब्सिडी। अर्थात जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन आवश्यक वस्तुओं पर जो मूल्य जो सामान्य लोग हैं उनको उन तक पहुंचने के लिए सरकार उसके उस मूल्य को खुद वहन करती है। उस वहन किए गए मूल्य का जो मान है उसको हम सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है, वो बाजार वालों को जो होटल वाले लेते हैं उनको फुल मूल्य पर मिलता है, लेकिन जो घर के लिए लेते हैं वो लोगों को कुछ छूट का पैसा उनके खाते में आता है, वो सब्सिडी सरकार उनको देती है। अब एक है हस्तांतरण भुगतान, अर्थात ऐसा भुगतान है जो बिना किसी कार्य के बदले सरकार द्वारा दिया जाता है। जैसे हम कहेंगे वृद्धावस्था पेंशन, जो कल्याणकारी जो हमारी सरकारें हैं वो क्या करती हैं कि हमारे देश के नागरिक सभी उनका जीवन स्तर अच्छा हो और अपना जो जीवन स्तर सही ढंग से जी सकें, अपने जीवन में परेशानी न हो, इसके लिए सरकार जो कल्याणकारी सरकारें होती हैं वह उन लोगों को व्यवस्था करती है। अर्थात ऐसा भुगतान जो बिना किसी कार्य के दिया गया है। इसमें आपका वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या छात्रवृत्ति, ये सब चीजें हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आती हैं। तो निजी आय का यह भी एक स्रोत होगा हस्तांतरण भुगतान। इसमें पहला निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त जो आय होगी, विदेशों से जितनी आय मिल रही है, और सरकार से जो चालू हस्तांतरण मिल रहा है, और विदेशों से जितना हस्तांतरण, जैसे विदेशों से किसी को उपहार भेजा वह भी इसी में आएगा। अगला इसके बाद आता है व्यक्तिगत आय या व्यक्तिगत आय। वैयक्तिक या व्यक्तिगत, पर्सनल लिखा होगा, वैयक्तिक आय या व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम।
अब पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम वह आय है जो एक व्यक्ति को, एक परिवार को मिलती है। एक परिवार को जो आय होगी, परिवार की आय, अर्थात व्यक्तिगत आय से आशय उस आय से है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों और परिवारों को वास्तविक रूप से प्राप्त होती है। अर्थात एक व्यक्ति को जो उत्पादन के साधन थे, परिवार क्षेत्र से हम लोग गए थे, जो परिवार क्षेत्र से उत्पादन साधन गए थे यहाँ फैक्ट्री में काम करने के लिए, फर्म में काम करने के लिए, उनको जो वहां से आय मिल रही है उसको हम व्यक्तिगत आय कहेंगे। और इसमें और भी घटक हैं, ये हम सीधा कहेंगे कि व्यक्तिगत आय से आशय उस आय से है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त होती है। और ये जो व्यक्तिगत आय है हमेशा यह राष्ट्रीय आय से कम होती है। अगर हम पूरे देश की व्यक्तिगत आय निकालें तो क्या होगी? राष्ट्रीय आय में से जो निगम कर हैं और जो वो घट जाएंगे, और इसमें निगम कर घटेंगे। जो आपके आगे आएगा हम कहेंगे सामाजिक सुरक्षा अंशदान। अर्थात जैसे हम देखते हैं कि जो कुछ कंपनी, आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग कहीं किसी फैक्ट्री में या कंपनी में काम करते हो, कहते हैं हमारा फंड भी करता है, हमें जो मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, हमारे बच्चों के लिए फीस मिलती है, जो स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं, इस प्रकार ये सुविधाएं जो देता है, या किसी को गाड़ी मिलती है रहने के लिए, किसी को घर मिलता है, इसको या किसी का जो बीमा होता है, जो फैक्ट्री खुद उस बीमा को, या उसका वह जो संस्था है वो उस बीमा का खुद भुगतान करती है, वह हम कहेंगे सामाजिक सुरक्षा अंशदान। वह भी व्यक्तिगत आय में से घट जाएगा, और जो हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होगा वह व्यक्ति आय में जुड़ेगा। तो इस प्रकार से वैयक्तिक हो गई। अब इसमें एक टर्म और आएगा, वैयक्तिक प्रयोज्य आय। इसी में व्यक्तिगत या वैयक्तिक प्रयोज्य आय, वैयक्तिक आय हमने पढ़ लिया, वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या है? अब जो डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं इसको, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब प्रयोज्य आय क्या है? जितनी आय किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है वह सब आय को वह व्यय नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका कुछ भाग उसको डायरेक्ट टैक्स, जो प्रत्यक्ष कर के रूप में देना पड़ता है, वह घटाना पड़ता है। जैसे माना किसी की आय 5 लाख या 10 लाख है, 10 लाख आय वाले को लगभग एक साल में 1 लाख इनकम टैक्स देना होता है। तो अगर हम व्यक्तिगत आय में से डायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो हमें वैयक्तिक प्रयोज्य आय, उसके बाद प्रयोज्य करने कितनी आय मिली? उसको 9 लाख मिली, जबकि उसकी आय कितनी है? उसकी आय है 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया उसकी इनकम है सभी स्रोतों से, लेकिन 1 लाख उसने टैक्स दिया, तो 9 लाख जो बचा वह वैयक्तिक प्रयोज्य आय है। उस 9 लाख का प्रयोग करता है, 1 लाख तो सरकार के पास सीधे चला गया। तो इसमें इतना ही आज हम देखते हैं। थोड़ा सा आगे हम बढ़ लेते हैं, जो कल हम थोड़ा आसानी रहेगी, थोड़ा समय और हमारे पास है। जो उत्पादन के क्षेत्र हैं, आपने कक्षा 11 में पढ़े हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता यहाँ रिवीजन कर दूं। उत्पादन के जो क्षेत्र हैं, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, क्योंकि जब हम कल पढ़ेंगे वो रिवीजन करते हैं। 3 क्षेत्र सब जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र की कौन सी क्रियाएं हैं? जो हम प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं, अर्थात जो कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र में हम वस्तुओं का स्वरूप बदलते हैं। प्राथमिक, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में हम कहते हैं गन्ना का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र हो गया उदाहरण के रूप में। द्वितीय क्षेत्र में हम फैक्ट्री में गन्ने का चीनी बना रहे हैं, गुड़ बना रहे हैं, वह आपका द्वितीय क्षेत्र है। जो उद्योग धंधे जितने भी उत्पादन हो रहे हैं उद्योग धंधों में, वो सब द्वितीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? इनका सहायक होता है, प्राथमिक और द्वितीय का। गन्ना खेतों में आया, खेतों से ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वह तृतीय क्षेत्र है। चीनी बनी, चीनी दुकानदार तक पहुंची, वह तृतीय क्षेत्र है। जो दुकानदार जो सेवा दे रहा है वो तृतीय क्षेत्र का है। जितने भी बैंकिंग संस्थाएं हैं सब तृतीय क्षेत्र में। जितनी आईटी कंपनीज हैं वह तृतीय क्षेत्र में। हम मोबाइल फोन का यूज करते हैं वह भी तृतीय क्षेत्र में होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सीधा विदोहन जब करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं हैं।
और जब हम प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो हमारे उत्पादन हैं उन उत्पादनों का या अन्य उत्पादनों का स्वरूप बदलते हैं, उसको हम द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। उद्योग धंधे इसमें आएंगे। और तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जो इन दोनों क्षेत्रों को सहायता प्रदान करेगा, उसको हम तृतीय क्षेत्र कहेंगे। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे और सभी लोग लेक्चर पूरा देखें। और मैंने आपको बताया कि आप उसमें कमेंट करें या लाइक करें, जिससे मुझे पता लगे कि इतने लोगों ने लेक्चर देख लिया है। और कल हम राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां पढ़ेंगे। और इसके साथ ही थैंक यू।